Okay, ST number 347 मैथमेटिक्स पोर्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 51 to 54 देखो, यहां पर आपको जो ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को मालूम है क्या बोलते हैं? राडार ग्राफ, ठीक है, या नेट ग्राफ भी बोलते हैं इसको. एक देखो जाल बना हुआ है, जैसे मकड़ी का जाला होता है उस तरह का. अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या देखो, जैसे यहां पर आपको दिया हुआ है, जो ये सर्कल के फॉर्म में दिया हुआ है, ये यूनिवर्सिटी 1 है, और जो ट्राइंगल दिया वो यूनिवर्सिटी 2 है. देखो भाई, यहां पर जैसे ट्राइंगल शो कर रहा है 2007 में यूनिवर्सिटी 2 की वैल्यू 20 शो कर रहा है, ठीक है. मतलब जो लाइंस दे रहे हैं 35 है, ये सारी लाइन 35 है. नाउ क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 1 इन द ईयर 2010. देखो 1 के लिए 10 का पूछा हुआ है, तो देखो 10 किससे डिनोट कर रहा है? 10 है ये वाला, ठीक है, और 1 की वैल्यू कितनी है? 20. ये वैल्यू हो गई 20. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 2 इन द ईयर 2012, 12 है ये रहा, और ट्राइंगल कितना है? दोनों 20 है, डिफरेंस कितना हो गया? 0. आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ 52 नंबर में, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी 1 इन द ईयर 2007. तो 2007 यूनिवर्सिटी 1 कितने लोग हैं? 10, राइट. और नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी 2 इन द ईयर 2011 कितने लोग हैं? 30 और 10 40, और ये 1000 पे है तो 40,000. आंसर इज डी ऑप्शन. देखो क्वेश्चन का ग्राफ टफ था, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे इसमें. अच्छा, उसके बाद इफ 25% ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 2 इन द ईयर 2010 वर फीमेल्स, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी 2 इन द सेम ईयर. देखो 2010 कितने में मैंने टोटल कितने लोग हैं? 15 है ना, 15,000 लोग हैं, और इसका कितने फीमेल है? 25%. तो मेल कितने हुए? 75%. कितना हो गया? 11250. आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the percent increase in the number of student in University 1 in the year 2011 as compared to the previous year. देखो यार, 11 में और 10 में जो भी देखो, यूनिवर्सिटी 1 2010 में कितने लोग थे? 20, और 2011 में कितने हो गए? यूनिवर्सिटी 1 में 2010 में थे, हाँ 25 हो गए. तो कितना इंक्रीज हो? 5 का इंक्रीज आउट ऑफ 20 into 100. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है बंद ना हो गई. अच्छा, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है. वर्क डन बाई ए इन 1 डे इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई बी इन 1 डे. एंड उसके बाद वर्क डन बाई बी इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई सी इन 1 डे. इसका मतलब अगर सी को लगते हैं x दिन किसी काम को करने में, तो बी को कितने लगेंगे? 2x. क्योंकि बोला ना बी का काम आधा है, इसका मतलब बी उस काम को दुगने समय में करेगा, और ए उसको काम को बी के दुगने मतलब 4x. इफ सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज, ये 7 डेज में कर रहा है, तो ये कितना दिन होगा? 14, और ये कितना होगा? 28. टुगेदर पूछा तो उनका एलसीएम ले लो, 28 आ जाएगा एलसीएम. तो टुगेदर का टाइम कितना हो जाएगा? 28/7 और 4 डेज. कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन, ठीक है. उस पर भी बात वही पड़ेगी ना, ये जल्दी हो जाएगा. तो आपने सीखा नहीं होगा मैं चला. हाँ, ये बात हो सकती है, हम लोग इसी मेथड से करते हैं. इफ अ मैन साइकिल्स एट 10 km/h देन ही अराइव्स एट ए सर्टेन प्लेस एट 1 PM. इफ ही साइकिल एट 15 km/h ही विल अराइव द सेम प्लेस एट 11 AM. एट व्हाट स्पीड मस्ट ही साइकिल टू गेट देयर एट नून. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. उसको 12 बजे पहुंचना है ना. तो मान लेते हैं 12 बजे पहुंचने के लिए उसने कोई टाइम मान लेते हैं A PM पे स्टार्ट किया, उसको T आवर्स लगते हैं मान लेते हैं. तो जब वो 10 से चला तो कितना टाइम ज्यादा ले रहा है? 1 घंटा, है ना. तो देखो ध्यान रखना, इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? इस क्वेश्चन में क्या चीज कांस्टेंट है? डिस्टेंस. हर बार डिस्टेंस तो सेम चल रहा है ना. तो देखो जब भी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम,
और जब कांस्टेंट होता है S1T1 बराबर S2T2 बराबर S3T3, ये तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। हम लेंगे पहले, देखो 1 बजे पहुंचा था एक बार पहुंचा था वो 11 बजे, और एक्चुअल टाइम इसका 12 बजे का था एक्चुअल टाइम। इसको हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम इन दोनों से इसकी टाइम निकालेंगे, एक्चुअल टाइम कितना रहा होगा। तो देखो S1T1 स्पीड 10, तो वो टाइम से 1 घंटे ज्यादा ले रहा है। जो एक्चुअल टाइम T रहा होगा इसका, माना 12 बजे पहुंचने का टाइम T रहा होगा, इज इक्वल 15 के लिए उसका 1 घंटे कम लग रहा है, तो ये हो गया 10 2 जा 5 2 जा 5 3 जा, तो 2T + 2 इज इक्वल 3T - 3। तो यहां से T कितना आ गया 5 आवर्स। एक्चुअल टाइम 12 बजे पहुंचने का 5 आवर्स है। अच्छा, अब और एक चीज, आपको S1T1 दोनों आ गए ना, तो डिस्टेंस निकाल लो आप। S1 10, टाइम कितना 6, यहां देखो ना 6, तो कितना 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, और टाइम उसका है T3 कितना है 5 आवर्स। तो हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है 60, स्पीड निकालनी है, टाइम कितना है 5, तो स्पीड कितनी हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन आते तो फंसना नहीं, ये वही लॉजिक है। डिस्टेंस कांस्टेंट S1T1 S2T2 निकाल के इससे T निकालोगे, T से डिस्टेंस आएगी, फिर टाइम आपका 5 घंटे में पहुंचना 12 के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है कि बताओ वो शुरू कब किया था, उसे चलना कब शुरू किया था, बताओ कब शुरू किया था चलना। 7 बजे। 7 बजे के हिसाब से इसको 5 घंटे लग रहे हैं 12 बजे पहुंचने के लिए, है ना। ये भी पूछ सकता है कि इसने कब शुरू किया था चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल sin अल्फा बराबर √x - 1/√2x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। देखो यार, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान देना। हम इसको कैसे ओरल करते हैं, ये है अंडर रूट में। अच्छा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो tan अल्फा कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ऊपर √x - 1 आएगा ही आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन कट गए, समझे बात। ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऊपर x - 1 चाहिए मुझको। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमें मिल जाए। अब या तो मेरा ऑप्शन ये होगा या ये होगा। अच्छा, इसमें ज्यादा चांसेस किसके हैं, ए के। क्यों, क्योंकि बी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, है ना। 1 देखो, अगर ये आंसर होना चाहिए तो इसके लिए 1/√x + 1 होना चाहिए था, तभी तो वो ऊपर आके स्क्वायर बनाएगा, और अगर ये होगा तो यहां पर √x + 1। तो चांसेस ज्यादा किसके हैं, ए के। 100% सही हो गया। लेकिन आप फिर भी करके देख लो, आप क्या करोगे, sin अल्फा दिया आपको ये, तो आप जानते हो sin अल्फा होता है P/H बराबर √x - 1/√2x। तो अब इसको क्या करोगे आप, एक बना लोगे ट्राइंगल। ये अल्फा हो गया, ये हो गया √x - 1, ये हो गया √2x। अब लगाओगे पाइथागोरस, है ना। तो मान लेते हैं ये a है, तो a² + √x - 1 का होल स्क्वायर बराबर √2x का स्क्वायर। ये हो गया a² बराबर 2x - x + 1 या x + 1। तो a कितना हो गया √x + 1। तो यहां पर tan अल्फा कितना हो जाएगा, p कितना है √x - 1, और a कितना है √x + 1। आ गया आंसर a। आप उसको वैसे भी कर सकते थे, इतना ना करना पड़े तो दिमाग लगा सकते थे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, The simple interest occurred on an amount of rupees 84,000 at the end of 3 years is 30240. What would be the compound interest occurred on the same amount at the same rate in the same period? ठीक है, देखो 30,240 आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कंपाउंड ज्यादा ही होगा। 30,013 तो हो ही सकता, 240 ज्यादा होगा। बाकी ये बहुत ज्यादा बड़ा आंसर है, लेकिन हो सकता है 84,000 है ना। अच्छा, अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब मैंने बोला ना कुछ, क्या पता क्या, मैंने कहा हो सकता है ये भी हो जाए। अब सुनो, हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखो तरीके क्या होते हैं। एक तरीका ये होता है प्रिंसिपल इज इक्वल डिफरेंस 100/r होल स्क्वायर और 100/r + 300। ये आंसर, एक क्वेश्चन फॉर्मूला ये होता है। डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आप जोड़ देना उसमें। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन एक समस्या यहां पर रेट नहीं दिया हुआ है। और एक और रूल होता है 3i1, ये रूल मालूम है, 3 year CI 3i1 3i2 + i3। अब ये i1 i2 i3 क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो भाई, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 5,000 रुपीज का मैंने 8% पर इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो SI के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट 400,
नेक्स्ट ईयर का भी 400 और थर्ड ईयर का भी 400, ये तो होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे सीआई की, तो फर्स्ट ईयर का 400, सेकेंड ईयर में क्या होगा, 5000 में 4000, 400 और जुड़ेगा, कितना हो गया 5400। इसका 8% से 32, 432 है ना। और थर्ड ईयर में ये हो गया 5400 प्लस 432, ये ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 32, 8, 5832। इस पर 8% से निकालोगे आप, ये हो गया। अब आपको समझना क्या है, ये जो मेरे पास सीआई आए हैं, पहला सीआई आया 400, सेकंड सीआई आया 432, थर्ड सीआई आया 466.56। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, देखो 400 लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 400 प्लस 32, इसको लिख रहा हूं 400 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 2.56। ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी हम किसी क्वेश्चन में सीआई की कैलकुलेशन करते हैं 3 इयर्स के लिए, ये जो 400 हर बार आया, हमारा प्रिंसिपल कितना था 5000, हमारा प्रिंसिपल कितना था 5000। देखो 5000 पे एक ब्याज तो ये लग गया 400 रुपए, 5000 का एक ब्याज ये हो गया 8% से, और 5000 का एक ब्याज ये हो गया, इसको बोलते हैं हम I1, जो मेन प्रिंसिपल का ब्याज, उसको I1 बोलते हैं। देखो 3I1 हुआ, 3 बार तो I1 आएगा, मेन प्रिंसिपल का ब्याज। अच्छा, उसके बाद ये 32 रुपए किसका ब्याज है, इसका ब्याज है, 400 का ब्याज है ना, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। और ये 32 रुपए किसका ब्याज है, इस वाले 400 का। ये 32 किसका ब्याज है, इस वाले 400 का। और ये 2.56 किसका, इस वाले 32 का ब्याज। तो ध्यान रखना, I1 होता है मेन प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, I2 होता है I1 का इंटरेस्ट, और I3 क्या होता है, I2 का इंटरेस्ट। बस ये ध्यान रखना है आपको, समझ में बात। देखो भाई, अब इसका मैं कैसे यूज करता हूं, बड़ी जल्दी से जल्दी चीजें कैसे हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कभी कभी बहुत काम आ जाती है, क्योंकि फॉर्मूला आने बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है आपका। चलो मैं इसको हटा देता हूं पूरा। देखो हमारे पास 3 ईयर SI कितना दिया हुआ है, 30240, ठीक है। तो 1 ईयर SI कितना होगा, डिवाइड करो 3 से, इसको 10080, दिस इज I1, ठीक है भाई। लेकिन एक समस्या है, मुझे रेट नहीं पता है, तो पहले मैं रेट निकालूंगा। तो 10080 84,000 पर कितने साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का, रेट R से 100। तो यहां से रेट कितना आ जाएगा, 10080 अपॉन 840, 7 12 जा और 7 1 जा, 4 जा और 4 जा, 12 से 12, तो रेट कितना हो गया 12%। अब रेट आ गया, देखो अब ध्यान देना, I1 कितना है 10080, I2 कितना होगा 10080 का 12% से 1 साल का इंटरेस्ट, ये तो होगा 96012, ये हो गया 1209.6, ये हो गया I2। और I3 कितना होगा 1209.6 का 12% से 1 साल का इंटरेस्ट, ये हो गया 72,7,5, ठीक है 135। अब हमारा जो CI होगा वो क्या होगा, ये तो 3 बार जो कि 30,240 है, और ये तो हो गया 3I1 और 3I2, उसको 3 से गुणा कर लो, 0.8, 8 और 2, ठीक है, ये हो गया 3I2। और I3, ये I3 सिंगल आ जाएगा 135.5152, जोड़ लो, तो बाकी डिजिट नेगलेक्ट कर देंगे, 9 5 34013.5, डी ऑप्शन। समझ में आया भाई, जल्दी हो जाएगा ये उस हिसाब से। और वैसे कैसे करते हैं आप, रेट निकाल के फिर आप वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, CI बराबर P1 प्लस R/100 की पावर 3 - 1, तो टाइम वेस्ट होता है उससे। ये याद रखना, मैं बार बार पिछले बता मैंने इस कॉन्सेप्ट को बार बताऊंगा, शायद एक दिन समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल विद साइड 6 8 and 10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक
प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आप लोगों को। पहले तो 6 8 10 कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रिपलेट बन रही है 6 8 10 की। और अगर आपको ये पता है कि इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सरकम सेंटर हमेशा, सरकम सेंटर जो होता है इट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। सरकम सेंटर या जिसे बोलते हैं हिंदी में बाह्यवृत्त केंद्र, ये जो होता है ये हमेशा कर्ण का मध्य बिंदु होता है। दूसरी बात, इन सेंटर, इन सेंटर होता है P प्लस बी माइनस एच बाई टू। मालूम है फॉर्मूला, है ना? हमको बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो अगर ये 10 है पूरा, तो ये 5 5 हो जाएगा। ये पॉइंट आपका क्या हो गया? 5। अच्छा, अब हम निकालेंगे इन सेंटर स्मॉल r, ये क्या होगी? अब यहां पर 8 है, ये 6, कुछ भी मान सकते हो। P प्लस बी 8 प्लस 6 माइनस 10/2, तो 2 आ गया। अब इन सेंटर यहां पे कहीं होगा, ये लेंथ 2 हो गई, है ना भाई? ऐसे बनेगा सर्किल, कुछ ऐसे बनेगा सर्किल। ये इसकी जो रेडियस होगी वो 2 होगी। आपको ये दूरी पूछी हुई है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? इसमें लगेगी ज्योमेट्री अच्छी वाली। देखो, ये है आपका 2, ये भी 2 होगा, है ना? ये कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि इन सेंटर की थ्योरी होती है ये अगर सर्किल बनाऊंगा मैं ऐसे, तो ये टेंजेंट होंगी, 2 टेंजेंट होगी आउटर। अच्छा, ये पूरा कितना? 6 माना है मैंने, तो ये कितना होगा? और मान लेते हैं इसका सरकम सेंटर यहां पे कहीं है, ये सरकम सेंटर सी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 4। अरे टेंजेंट तो एक्सटर्नल पॉइंट से, ये सी अलग है ना आपका। अच्छा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये कितना होगा? 2। और ये टोटल लेंथ 5 है, ये 1 हो गई, तो ये निकल आएगा अब √5, बी ऑप्शन। समझ में आया कुछ? बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये। आपने क्वेश्चन पहली बार देखा होगा इस तरह का, है बहुत मजेदार क्वेश्चन। सबको समझ में आया कैसे बनाया डायग्राम? वो 2 कैसे हुआ, 1 कैसे हुआ, बस तो हो गया क्वेश्चन। और यहाँ पे टेंजेंट प्रॉपर्टी लग गई कि टेंजेंट अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो यहां से सेंटर से ज्वाइन करने में 90 डिग्री बनता है, ये प्रॉपर्टी लग गई। और ये टेंजेंट बराबर होती है, क्योंकि ये 2 हो गए तो ये 6 माना था मैंने, 4 हो गई, है ना? इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। In a class of 40 students and 8 teachers, each student got chocolate that are 20% total number of students, and each teacher got chocolate that are 25% total number of students. How many chocolate were there? देखो, 40 तो स्टूडेंट थे और 8 टीचर्स थे, माना X चॉकलेट रही होंगी, तो हर बच्चे को चॉकलेट कितने? 20% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। Each student got chocolate that are 20% of the total number of student, तो 40 into 8, भाई स्टूडेंट 40 ही तो है, 40 का 20%, और टीचर्स को 25% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 8 इंटू 25% कितना होगा इसका? 10। तो ये हो गया लैंग्वेज समझ। टोटल नंबर स्टूडेंट देखना है आप, कहीं टीचर मत जोड़ लेना उसमें, ये गलती कर दी होगी इसने। कितनी गलती? द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 11 years. द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 years and that of girls is 10 years. If the number of boys in the class is 15, then the number of girls. तो रूल होता है इसका, गर्ल्स मान लो G, इनका एवरेज है 10 years, बॉयज हैं 15, इनका एवरेज कितना दिया है? 12 years, और कंबाइंड एवरेज कितना है? 11। तो G अपॉन 15 इज इक्वल, इधर डिफरेंस कितना? 1 का, इधर डिफरेंस कितना? 1 का, तो गर्ल्स भी 15 हो जाएंगे, ये ऑप्शन। अब बहुत तरीके हो सकते हैं, बराबर बराबर डिफरेंस है तो सेम होंगे, ये भी कर सकते हो आप। The ratio of land and water on whole earth is 1:2 and this ratio on northern hemisphere is 2:3. Then the ratio of land and water in the southern hemisphere is, ये क्वेश्चन 2012 मेंस का है, ठीक है। तो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं भाई। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर होगा, ये भी हाफ भाग होगा, ये भी हाफ भाग होगा, तो हाफ भाग का रेशियो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या चलो सदर्न की बात कर लेते हैं। सदर्न का मुझे पूछा है वाटर, लैंड एंड वाटर ऑन सदर्न हेमिस्फीयर। मान लो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो है x/y,
ठीक है, लैंड एक्स है, वाटर वाई है। तो जब भी हम एलिगेशन में लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये चलो इसको एक्स मान लो, पूरा रेशियो इज एक्स लैंड का। अच्छा, नॉर्दर्न में हाफ पार्ट और इसका रेशियो कितना है 2:3। तो ध्यान रखना यहां पर हमेशा जो पार्ट हम ले रहे हैं उसी को लिखेंगे, बाकी नीचे टोटल सम लिखना पड़ेगा, मतलब यहां पर 2/5 आएगा। ठीक है, और ओवरऑल कितना है 1:2, तो 1 पार्ट ओवरऑल 3 पार्ट, ये सॉल्व करना है हमको। इसका एक तरीका और है, बताऊंगा, पहले ये समझ लो एलिगेशन मेथड क्या है। हाफ अपॉन हाफ, इनका रेशियो निकाल लिया, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था पिछला वाला, वही तरीका यहां पर भी है। तो देखो यहां पर क्या होगा, हाफ के आगे 1/3 एंड 2/5 है ना, तो ये जाएगा 2/5 माइनस 1/3, नीचे क्या हो जाएगा 1/3 माइनस एक्स, ये 1/2 कट गया, ये कितना हो जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा, 6 माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 3x अपॉन 3, 3 से 5 बार जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 3x बराबर 1/5 और 5 माइनस 15x बराबर 1, सो 15x बराबर 4, x बराबर 4/15। अब ये समझना, ये इसको कैसे हम लिखेंगे फाइनल आंसर, 4/15 मतलब ये लैंड पार्ट बोला है 4/15, इसका मतलब 15 भाग में 4 भाग जमीन है, तो 11 भाग पानी, तो 4:11, आंसर इज ए ऑप्शन। अब एक तरीका बताऊंगा, नोट देखो, पार्ट इंटू रेशियो इज इक्वल टोटल पार्ट। एक तरीका ये होता है, देखो पहला पार्ट क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसका पार्ट है 2 पार्ट इंटू रेशियो, प्लस दूसरा है हाफ पार्ट, इसका रेशियो मान लो x बराबर टोटल पार्ट 1/3। ये भी तरीका एक, ये ओवरऑल पार्ट का रूल होता है, इसको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट में भी यूज करते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 प्लस x/2 इज इक्वल 1/3, x/2 इज इक्वल 1/3 माइनस 1/5, दिस इज 15 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 3, x/2 इज इक्वल 2/15 या x इज इक्वल 4/15, इसका मतलब 4 पार्ट आउट ऑफ 15 पार्ट, तो रेशियो वाटर इज टू लैंड इज टू वाटर हो गया 4:11। ये भी तरीका आसान है, इसको मैं पढ़ाता हूँ ओवरऑल प्रॉफिट लॉस वाले कॉन्सेप्ट में, अगर तुम लोगों ने पढ़ा किसी ने, क्यों पढ़ाता ना ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, ये बताया था कॉन्सेप्ट, तो ये बड़ी जल्दी यूज होता है, इससे उससे बेटर यहाँ ये आसान रहेगा। देखो ये जो 4/15 आया ना, 15 में 4 पार्ट जमीन है, तो बाकी कितना बचा 11 पार्ट, वो सॉरी 15 में 4 पार्ट पानी है, तो 11 पार्ट जमीन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, ध्यान देना जो मैं लिखने जा रहा हूं, दिस इज कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सर मैं कैसे लिख सकता हूं मैं, क्योंकि कॉसेक, इसको भी क्या कर सकता हूं यहां पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं। और ये वैल्यू स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, जीरो हो सकती है ना, जब 90 जीरो हो सकती है, नॉन नेगेटिव वर्ड सही रहेगा इसमें। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एक्चुअली जो कुछ करना है दिमाग लगाने की बात थी, ये तो बिना कुछ लिखे भी हो सकता था भाई, ये तो स्क्वायर बन ही रहा है। इन ट्राइंगल ABC equilateral and equilateral triangle ACD drawn at AC and another equilateral triangle AB is drawn at AB, then which one of the following option is correct। देखो यार, एक ट्राइंगल ले लो आप ABC, इसके AC साइड पर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया ACD, और AB पर एक ट्राइंगल बना लिया हमने इक्विलेटरल ऐसे ABE, मतलब ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, कौन सा सही नहीं हो सकता, तो वो पहला ऑप्शन BD बराबर CE, क्या ये हो सकता है, देखो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं, ये साइड कॉमन है ना, क्या कोई एंगल भी कॉमन है इनमें, देखो मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ये वाला, क्योंकि ऐसे एंगल कॉमन नहीं आएगा, ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा आपको ये वाला, और एक ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा आपको। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड, देखो ट्राइंगल EAC एंड ट्राइंगल BAD,
ई ए, इस ट्राइंगल की साइड ई ए इस ट्राइंगल की बी ए के बराबर है, बोलो। इक्वल ट्राइंगल है ना। अच्छा, इस ट्राइंगल की साइड एसी, इस ट्राइंगल साइड एसी, ई ए सी की बराबर किसके, एडी के। तो दो साइड तो बराबर हो गई। अब हमें एक एंगल बराबर प्रूव करना, ध्यान से समझना। ये एंगल, ये 60, ये थीटा, तो ये भी तो 60 प्लस थीटा हो गया, है ना। तो इसका मतलब एंगल ए दोनों में इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, है ना, साइड एंगल साइड के हिसाब से। अच्छा, अब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हमारे हिसाब से बीडी, ये साइड और ये इक्वल हो गई, ये हो सकता है। अच्छा, अब बीएडी, बीएडी ये एंगल भी इक्वल हो गया, प्रूफ किया ना, सीए के बराबर ये लिखा है यहां पर। अच्छा, एबीसी, एबीसी बराबर एसीबी, ये थोड़ी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, बीईए, बीईए, हाँ ये तो बराबर हो गया एसीडी के, राइट, इक्वल ट्रायंगल 60 60। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। हमको पूछा कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 solid sphere of the same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 4 cm, height 32। देखो आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर था, इसको मेल्ट करके आपने 12 स्फीयर बनाए, इसकी रेडियस है 2 एंड हाइट है 32। मान लेते इसकी रेडियस r है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तो करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर 4 इंटू एच, 32 बराबर 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 3 से 4 बार कटा, 4 से 4 कटा, 4 से 8 कटा, पाई से पाई कटा, आर क्यूब बराबर कितना आ गया 8, तो आर बराबर गया 2। डायमीटर कितनी होगी 4, हमको डायमीटर पूछिए, गलती मत कर देना, यहाँ 2 मार्क कर दोगे आप कहोगे यार क्वेश्चन तो गलत हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ digit of the least number which when divided by 52 leaves 33 as remainder, when divided by 78 leaves 59 as remainder, and when divided by 17। देखो इसका रूल होता है 52 से 33 आ रहा है, 78 से 59 आ रहा है और 117 से 98 आ रहा है। इनको जब घटाओ कितना आएगा 19, यहां पर 19, यहां पर 19। अगर डिफरेंस सेम आए तो इसका रूल होता है एलसीएम ऑफ 52, 78 एंड 117 और प्लस वो डिफरेंस, जो डिफरेंस आता है। अब और दूसरी बात आपको समझना होगा, देखो ये एलसीएम बड़ा आसान है, 13 इंटू 4, 13 इंटू 6 एंड 13 इंटू 9, ये तो होगा। और इसका एलसीएम क्या होगा, 13 तो सब में है ही, 4 यहां पर है, 9 यहां पर है, तो 4 इंटू 9, 52 इंटू 9 प्लस 19, और ये कितना हो जाएगा 487। ये नंबर हो गया। अब इनको जोड़ लो 19, सी ऑप्शन। ये डिफरेंस होता है, तो कितना हो जाएगा 9 4 449, 17 इज द आंसर। ये डिफरेंस होता है यार, जब इनका डिफरेंस सेम आए तो यहां पे डिफरेंस लेते हैं, प्लस तब करते हैं जब सेम डिफरेंस नहीं हो। A tar standing on Earth's surface makes a certain angle to the point 160 meter far from the bottom of the tar। यहां पर ये 160 मीटर दूरी पर कोई एंगल बना रहा है, ठीक है। और बोला है अगर हम 100 मीटर आगे बढ़ जाते हैं तो ये एंगल कितना हो जाता है, ये एंगल 12 हो गया। तो ध्यान रखना अगर ये एंगल अल्फा 12 तो ये जो लेंथ होगी इसका ये भी 100 हो जाएगी, है ना। और ये 100 है, ये 160 तो 60 हो जाएगी, ये 80 हो गई। क्या पूछा है, ये डबल एंगल रूल से आया है, जब भी एंगल डबल होगा तो ये साइड और साइड बराबर हो जाएगी, ध्यान रखना। व्हाट इज द सम ऑफ these number between 300 400 such that when each number divisible by 6 9 and 12 it leaves 4 as remainder in each case। 6 9 12 का एलसीएम कितना होगा 36, है ना। तो 36 से जस्ट 300 के ऊपर कौन सा नंबर आएगा, $324, है ना। 324 पहला नंबर, अगला होगा 360, अगला होगा 396, और बोला है बिटवीन वर्ड है और रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो उसमें 4 जोड़ो यहां पर, तो पहला नंबर होगा 328। दूसरा नंबर क्या होगा, अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा तो ये 400 हो जाएगा, जो कि बिटवीन नहीं रहा, तो मेरे पास 2 ही नंबर होंगे दोनों।
692, ए ऑप्शन। समझ में आया? ये भी अच्छा क्वेश्चन था। यहां गलती हो जाएगी, आप लोग 400 जोड़ दोगे, है ना, बिटवीन वर्ड है। अगर यहां बिटवीन की जगह फ्रॉम होता तो 400 जोड़ता, ध्यान रखना। अगर बिटवीन की जगह 4 होता तो फ्रॉम होता तो आप जोड़ते उसको। ये गलती बच्चों से हो जाती है एग्जाम में, तो ध्यान रखना होता है। बिटवीन और फ्रॉम जब आए तो थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है कि यार बिटवीन वर्ड है, फ्रॉम है। हो गया? इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल ए सी, तो ये एंगल बराबर होंगे। एंगल ए इज इक्वल डी बी सी, डी बी सी ये एंगल बराबर है इसके ए के। तो मान लो थीटा, तो ये भी थीटा। और ये 36 दिया हुआ है। दिस इज 36, दिस इज 36। एंड ईसीबी, ईसीबी ये दिया हुआ है कितना? 54। तो डीसी पूछा हुआ है, डीईसी। अच्छा ये पूछा हुआ है आपसे। और कुछ दिया है, ए बी दिया हुआ है ए सी के बराबर, मतलब ये पूरा एंगल बराबर इस पूरे एंगल के होगा। ये 36 है। अच्छा अगर 36 है तो ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए, साइड इक्वल है ना। तो 180 में 36 घटाओ कितना आएगा? 144, डिवाइड बाई 2 कर लो। तो ये 72, तो ये कितना हो गया? 36 हो गया। ये कितना हो गया? 18 हो गया, है ना। हमको पूछा ये एंगल। अच्छा यहां तक कैसे आएंगे? हो तो क्या, देखो ये 36 है, ये 54 है, इनका सम कितना होगा? ये 90 हो गया, तो ये भी 90 होगा, है ना। ये 90 36, ये कितना हो जाएगा? 54। अरे ठीक है, अब क्या बचा निकलने के लिए? ये अच्छा देखो, हाँ ये 19 हो गया, तो ये कितना होगा? बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना इसमें। ये तो निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये 72 36 है, 108। तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया कितना? 72। अब बहुत कुछ हो गया इस क्वेश्चन में, देखते क्या क्या आ गया। देखो दिस इज 36, दिस इज 36, दिस इज 54, दिस इज 18। ये 90 हो गया, ये सब 90 हो गया ना। ये आ गया 54, दिस इज 36। नो दिस इज, ये 72 हो गया। देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्वेश्चन हो गया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये बच गई। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? तो ये साइड बराबर होगी इसके, बोलो। और ये एंगल कितना है? और ये पूरा कितना है? तो ये साइड और साइड भी बराबर होंगी, इसका भी दोनों साइड बराबर, बोलो। ये दोनों साइड आपने बराबर हो गए ना। अब ये एंगल 36 है, तो ये पूरा एंगल 70 72 होंगे ना। ये 54, तो कितना बचा? 18। आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब कैसे उस पॉइंट पर आएंगे, वो साइड बराबर होना, बहुत थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक रूल याद रखना, a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल एक्स, और फिर दिया a cos थीटा प्लस, यहां पर b होगा, करेक्शन कर लो, प्लस b sin थीटा बराबर y। तो अगर ऐसा हो, देखो इधर a के साथ साइन है, इधर a के साथ cos होना चाहिए, इधर b के साथ cos, इधर साइन, और बीच में प्लस माइनस हो, तो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर बराबर इधर कोफिशिएंट के स्क्वायर के बराबर होता है। कौन सा आंसर हो गया? करेक्शन कर लो जरा, पेन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो रट लेना, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। रमन टुक अ लोन ऑफ ₹6300 फ्रॉम द बैंक एंड डिसाइडेड टू पे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब यहां पर एक समस्या ये है, ये बोला नहीं गया है कि ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, लेकिन आप ध्यान रखना हम यहां पे कर दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम CI। ठीक है, यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज बोलना चाहिए था हम लोगों को, क्योंकि फिर आप कैसे करोगे? तो SI में SSC में SI तो आता नहीं है, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ही होगा।
अब इसका तरीका समझ लो। देखो 10% जो हमारे पास है इसका रेट कन्वर्ट कर लो 1/10, शॉर्टकट समझना इसका। यहां पर 10 अगर लोन अमाउंट है तो 1 हो गया इंटरेस्ट, तो यहां से इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 11 रुपए। ओके, तो अब ध्यान देना मैं कैसे करता हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट। अगर 10 रुपए लोन था तो फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट 11 रुपए, डबल कर दो इसका, 100 तो 121, 1000 तो 1331। अब समझने की बात यह है इधर का जो हिस्सा होता है वो होती है इंस्टॉलमेंट, और जो कि इक्वल है ना, तो मुझे इक्वल करना है। 121 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 1331 हो जाए 11, तो 11 यहां भी करना पड़ेगा। 11 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 1331 हो जाए 121, तो 121 यहां भी करना पड़ेगा। ये हो गया 1210, ये हो गया 1100 और ये हो गया 1000। इधर हो गया 1331। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये। इसका मतलब ये तो होगी तीनों इंस्टॉलमेंट 1331 की, इनको जोड़ो कितना होगा 0133310। तो अगर हम लिखेंगे लोन अमाउंट 3310 देन इंस्टॉलमेंट इज इक्वल 1331। तो अगर लोन अमाउंट 1 रुपए का होता तो इंस्टॉलमेंट कितनी होती 1331 अपॉन 3310। तो लोन अमाउंट कितना है, तो लोन अमाउंट 6300, तो इंस्टॉलमेंट कितने 1331 इंटू 6300 अपॉन 3310। देखो ये जो वैल्यू है डेसिमल में आ रही है ना, मतलब कटेगा नहीं पूरा पूरा, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर को। तो जाएगा 1331 इंटू 630 अपॉन 331। तो मैं इसको कर रहा हूं 11 से काट रहा हूं, 11 3 जा 30, बहुत जरा सा अंतर है, आसान हो जाएगा ना। ये हो गया 121, फिर इसको 0 काट दो 3। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 12 दूनी 24,000 कुछ आएगा, 2400 कुछ आएगा। कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन। अरे हमने थोड़ा ज्यादा ही तो आएगा, मैंने कम लिया है, समझ में आया कुछ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। अब घर जाके इसको बना के देखना 2-3 क्वेश्चन, सबके आंसर आ जाएंगे। वो फॉर्मूला था ना P बराबर x 1/1 प्लस R बाई 100, वो वाला फॉर्मूला, वो मत लगाना। होगा प्रोसेस ये, लेकिन जल्दी उसमें टाइम लगता है। आप लोग समझना 24 मत मार्क करना, मैंने कहा थोड़ा ज्यादा ही होगा इससे, तो केवल एक ही ऑप्शन ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बड़ा क्वेश्चन है, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल रूट ए। अच्छा, अब आप क्या करोगे, यहां पर कॉन्जुगेट कर लो, एक्स रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन 2 बराबर रूट ए। ठीक है भाई, ये ए कट गया, ये हो गया 2x, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन 2, तो 2 इधर ले जाओ पूरा, और ये ए माइनस एक्स प्लस का माइनस कट गया। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, स्क्वायर कर लो। ए प्लस एक्स बराबर 4a, तो एक्स बराबर 3a, ए ऑप्शन। ठीक है, a spherical metal of radius 10 cm melted and made into 1000 smaller spheres of equal size. In this process the surface area of the metal is increased. भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 10 सेंटीमीटर रेडियस था, ठीक है, पहले तो निकालेंगे जो मेल्ट करके कितने जो बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी। देखो 4/3 पाई 10 का क्यूब इज इक्वल 1000 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, तो ये कट गया, तो ये जाएगा आर क्यूब बराबर 1, आर बराबर हो गया 1। तो जो नए बने उनका रेडियस कितनी है 1। तो देखो सरफेस एरिया ओल्ड 4 पाई आर स्क्वायर 100, तो 400 पाई आपका पुराना सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया न्यू 1000 बॉल बनी और हर बॉल का एरिया 4 पाई, तो कितना हो गया 4000 पाई। तो कितना गुना बढ़ गया 10 गुना। ए बी सी इन्वेस्ट इन द रेशियो, देखो ए बी और सी ने इन्वेस्टमेंट किया 3:4:5 में। द परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो 6:5:4, फाइंड द टोटल अर्निंग इफ बी अर्न्स 250 मोर देन ए। तो देखो परसेंटेज ऑफ रिटर्न 6% इस पर है, 5% इसका है, 4% इसका है। तो अब आपको पूछा हुआ है टोटल। अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जब रेशियो की बात हो तो रिटर्न रेशियो क्या हो जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दो भाई।
अगर वो 300 रुपए होगा, 300 का 6% निकालोगे, फाइनली सब में परसेंटेज होने होना है, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो। 18 रिटर्न इसका है, 20 रिटर्न इसका है, और इसका 20 है ना। तो ये हो गया 18x, ये हो गया 20x, और ये कितना हो गया 20x। बोला फाइंड द टोटल अर्निंग इफ बी अर्न्स 250 मोर देन ए। बी का जो अर्निंग है ए से कितना ज्यादा है, तो 2x बराबर 250, x बराबर कितना गया 125, और टोटल अर्निंग क्या होगी 18x प्लस 20x प्लस 20x, ये तो अर्निंग होगी टोटल। तो कितना हो गया 58x, 58 इंटू 125 कितना चला आएगा 7250। शायद ये क्वेश्चन में हमें गलत टाइम लिया होगा सोचने करने समझने में ना, समझ नहीं पाए होगे क्वेश्चन में करें क्या। एक्चुअली परसेंटेज अर्निंग है वही सीधे परसेंट बना दो, रेशियो की बात है, जो एक्स आएगा वही हमारा परसेंटेज और रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। In a class of 60 children, 30% children can speak only English, 20% both Hindi and English, and the rest children only Hindi। देखो यार, ये बना लो आप हिंदी और इंग्लिश का चार्ट। इसमें कितने लोग हैं 60 लोग हैं। 30% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, इंग्लिश में 30% है, बोथ में 20 है, तो बचा कितना, ये तो हुआ। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी 50%, इसका 50% कितना होगा, एक्चुअली 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, तो 30 यहां आ गया। अच्छा 70% हो गए ना हिंदी वाले, ओनली वर्ड नहीं पूछा है, हाँ 70% निकालना है, 42 ए ऑप्शन 70% निकालना है, हिंदी में जाना है हमको।